everyone, welcome back to my channel. This is your educator, this is Shankarya. So आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी इंडियन इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस चैप्टर के अंडर हम पढ़ेंगे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, कब कैसी थी, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब जब ब्रिटिशर्स हम पे राज कर रहे थे और हमारी इंडिपेंडेंस जब आने वाली थी, तो उस बीच में हमारी इंडियन इकोनॉमी का क्या हाल था। इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश रूल आया कहाँ से, ओरिजिन क्या था इस ब्रिटिश रूल का। तो ब्रिटिश रूल की फाउंडेशन जो थी ना, वो स्टार्ट हुई थी बैटल ऑफ प्लासी से। जो ब्रिटिश एम्पायर था वो इस बैटल की वजह से उसकी फाउंडेशन इंडिया में स्ट्रांग हुई थी। अब ये बैटल कब हुआ था? 1737 में हुआ था। किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी EIC वर्सेस नवाब्स ऑफ अरब। इन दोनों ग्रुप्स के बीच में, इन दोनों के बीच में ये बैटल हुआ था। कौन सा बैटल? बैटल ऑफ प्लासी। कब हुआ? 1737 में। साथ साथ रिवाइज करते हुए चलना वरना भूल जाओगे, ठीक है। अब जब ये बैटल हुआ तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, इनकी जीत हो गई। अब इनका कंपटीशन पूरी तरीके से हट गया। अब कोई नहीं था इंडिया में इनको कंट्रोल करने वाला, इन पे रोक लगाने वाला। तो इनकी जो ग्रिप थी इंडिया में वो और ज़्यादा मजबूत होती रही। इन्होंने इंडिया को पूरी तरीके से कॉन्कर्ड कर लिया, कैप्चर कर लिया, ठीक है। अब एक रेवोल्यूशन आया। कब आया? 1857 में आया रेवोल्यूशन, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रांसफ़र करा रूल टू ब्रिटिश क्राउन। अब ये डायरेक्ट मोनार्की आ गई ब्रिटिश क्राउन को। अब ब्रिटिशर्स डायरेक्ट हम पे रूल करने लगे। कब कब हुआ ये रेवोल्यूशन? 1857 में, ठीक है। ये पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स का मेन पर्पस क्या था, इंडिया में आके उसको एक्सप्लॉइट करने का, या फिर ब्रिटिश रूल का बेसिक पर्पस क्या था। अब हम सब जानते हैं कि पहले के टाइम में इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था। क्यों बोला जाता था सोने की चिड़िया? क्योंकि इंडिया इतनी प्रॉस्पेरस थी, हर तरीके से प्रॉस्पेरस थी इंडिया। इंडिया में हर एक चीज़ थी, जिस भी चीज़ की इंडिया को ज़रूरत होती वो उसके पास थी, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे वो इकोनॉमी हो। इंडिया का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। इंडिया एकदम रिच इन रिसोर्सेज थी, एकदम बेस्ट इकोनॉमी थी, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस थी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिशर्स ने चाहा कि वो इंडिया को कैप्चर कर ले, इंडिया पे अपना रूल स्टार्ट कर ले। अब जो मेन पर्पस था ब्रिटिश रूल का वो था इंडियन इकनॉमी को एज अ फीडर इकनॉमी यूज़ करना। किसके लिए फीडर इकनॉमी बनाना? डेवलपमेंट करने के लिए। कौन सी इकनॉमी में? ब्रिटिश इकनॉमी में। अब ब्रिटिशर्स चाहते थे जो इंडिया में जितने भी एसेट्स हैं ना, उसका फ़ायदा ब्रिटिश इकनॉमी को डायरेक्ट एक्सेस मिल जाए ब्रिटिशर्स को इंडिया की इकनॉमी पे, ताकि जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो ब्रिटिशर्स को मिल सके, ब्रिटेन जा सके उनकी इकनॉमी को फीड करने के लिए, ठीक है। अब हम सब जानते कि 200 साल बाद हमें इन ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिली। कैसे आज़ादी मिली? हमारे फ्रीडम फाइटर की मेहनत की वजह से। कब मिली? 15 अगस्त 1947 में। इतना क्लियर है। अब ब्रिटिशर्स टेक ओवर रॉ मटेरियल एंड सोल्ड अस देयर फिनिश गुड। अब ब्रिटिशर्स हमसे रॉ मटेरियल लेके जाते हैं और उन्हीं रॉ मटेरियल का फिनिश गुड बनाकर हमें आके बेच देते हैं। ये साइकिल कंटिन्यू होती रहती थी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन इकनॉमी बिफोर ब्रिटिशर्स। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी इकनॉमी कैसी थी। तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले भाई बहुत बढ़िया इकनॉमी चल रही थी हमारी। क्या क्या फीचर्स थे? प्रॉस्पेरस इकनॉमी थी, सेल्फ रिलायंट थी इंडिया, मतलब उसको कुछ भी चाहिए होता उसके घर में ही उसको मिल जाता, इंडिया के अंदर ही मिल जाता था, बाहर किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस थी। पर सिर्फ ब्रिटिशर्स के आने से पहले ही ये खुशहाली चलती रही, एकदम सेटिस्फैक्शन है ब्रिटिशर्स के आने तक ही चलती रही। उनके आने के बाद ये सब एक्सप्लॉइट होने लगा। इंडिया रिच इन रिसोर्सेज थी, सब लोग खुश थे, सबकी बढ़िया मौज हो रही थी, सब मज़े से रह रहे थे, खुश थे। पर फिर ब्रिटिशर्स आ गए। अब सेकंड है इंडियन इकोनॉमी थी एग्रेरियन इकोनॉमी। एग्रेरियन मीन्स एग्रीकल्चर। इंडिया में एग्रीकल्चर 2/3 पॉपुलेशन करती थी इंडिया की। लाइवलीहुड का सोर्स था मेन एग्रीकल्चर। किसका? 2/3 पॉपुलेशन का इंडिया की, ठीक है। अब थर्ड पढ़ते हैं फीचर। तो इंडिया वेल नोन थी हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ की।
हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी ना वो बहुत एकदम बढ़िया थी, वर्ल्ड में एकदम बहुत नाम था इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ का। चाहे वो सिल्क टेक्सटाइल्स हो, चाहे मेटल हो या प्रीशियस स्टोन वर्क, सब में इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री लीड कर रही थी, एकदम टॉप पे आ रही थी। बट ब्रिटिशर्स ने इसे भी बंद करवा दिया। अब ब्रिटिशर्स ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ्रेज है, इसके आगे आपको एग्ज़ाम में आ सकता है एक्सप्लेन। अब एक बार मैं इसका मतलब बता देती हूँ। ब्रिटिशर्स थे वो हमारी कंट्री को ट्रांसफॉर्म करा किस में, सप्लायर में। सप्लायर किस चीज़ का, रॉ मटेरियल का, और कंज्यूमर ऑफ फिनिश गुड्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, और वो कहाँ से आते थे, ब्रिटेन से आते थे। तो ब्रिटिशर्स ने हमें ट्रांसफ़र कर दिया एक सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल में और कंज्यूमर और फिनिश्ड गुड में, एक मार्केट बना दिया हमारा। ठीक है, अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। इसका आंसर जो मैं भी आपको एक्सप्लेन करने वाली ना एक्सप्लॉयटेशन के अंदर, इस पार्ट के अंदर, वही आएगा इसके आंसर में, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिश जो रूल था उसके अंदर हमारी एक्सप्लॉयटेशन कैसे हुई, हम ये पढ़ेंगे। तो अब जो हमारा कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन था वो हुआ 3 सेक्टर्स में। फर्स्ट एग्रीकल्चर, सेकंड इंडस्ट्रियल एंड थर्ड फॉरेन। तो ये जो आपको मैं छोटे छोटे पॉइंट दिख रहे हैं वो बुलेट पॉइंट्स हैं, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आपको क्विक रिवीजन मिल सकती है इन पॉइंट से। तो अभी हम इन्हीं पॉइंट्स को आगे फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर से। एग्रीकल्चर सेक्टर में फर्स्ट चेंज जो ब्रिटिशर्स लाए वो था लैंड सेटलमेंट सिस्टम। तो लैंड सेटलमेंट सिस्टम के अंदर ये लोग लाए ज़मींदारी सिस्टम। अब ज़मींदारी सिस्टम क्या था, तो जो ज़मींदार थे ना, मतलब सॉइल के जो ओनर थे, उन्हें ब्रिटिशर्स को पे करना पड़ता था एक फ़िक्स्ड अमाउंट। उनके क्रॉप में से या प्रोडक्शन में से जितना भी उनको पैसे मिल रहे थे ना उन ओनर्स को, उनको ब्रिटिशर्स को कुछ ना कुछ पे करना पड़ता था। जैसे कि 10 रुपीज़ हैं उनके पास, 10 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो 2 रुपीज़ या 1 रुपीज़ ब्रिटिशर्स को उन्हें रेगुलरली फ़िक्स्ड अमाउंट पे देना पड़ता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, और इसके बदले ब्रिटिशर्स बोलते थे कि तुम बस हमें पैसे दे दो, कुछ फ़िक्स्ड अमाउंट दे दो, और तुम फिर जो चाहे कर सकते हो, तुम्हें पूरी छूट है। अब ब्रिटिशर्स के लिए तो दोनों तरफ से मज़े ही मज़े थे। एक तो वो तुम्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, फिर उस एक्सप्लॉइट करने के भी उन्हें पैसे दे रहे हो तुम, है ना। तो अब ओनर्स ने क्या करा, ओनर्स ने बोला कि हम ये पैसे वसूलना टिलर्स से करेंगे। टिलर्स कौन, स्मॉल स्मॉल पीजेंट से करेंगे, जिन जो लैंडलेस पीजेंट्स हैं ना उनसे। तो उन लोगों ने एक्सप्लॉइट करा टिलर्स ऑफ द सॉइल को, जो छोटे छोटे पेजेंट थे उनको बहुत एक्सप्लॉइट करा, बहुत ज़्यादा वर्कलोड दिया। कुछ लोग तो मर भी गए थे उस वर्कलोड की वजह से, इतना काम करवाते थे ओनर्स। अब अगर मानो ये सारी चीज़ें इनके पास कलेक्ट हो गई, सामान वगैरह बिक गया, इनके पास पैसे आ गए, इन्होंने पैसे दे दिए थोड़े से ब्रिटिशर्स को, बाकी रख लिए अपने पास। क्या करेंगे अब उस पैसे का, स्पेंड करेंगे अपनी लग्जरियस लाइफ पर। टिलर्स को कुछ नहीं मिलता था, एक स्मॉल पार्ट मिल जाता था क्रॉप में से, जो उन्होंने जो क्रॉप हो गई उसी में से सिर्फ छोटा सा पार्ट दे के बाय बाय कर देते थे उन्हें। ठीक है, अब हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं अपना। तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारी स्टार्ट हुई कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कमर्शलाइजेशन आ गई। इसका मतलब जो क्रॉप्स अभी तक पीजेंट्स या फिर ओनर्स उगा रहे थे सेल्फ कंजम्पशन के लिए, पहले तो क्रॉप्स उगा रहे थे सेल्फ कंजम्पशन के लिए, सिर्फ अपने खाने पीने के लिए। ब्रिटिशर्स ने बोला ये सेल्फ कंजम्पशन वगैरह छोड़ो, फूड क्रॉप उगाना आज से बंद, आज से तुम लोग उगाओगे कैश क्रॉप। कैश क्रॉप यानी कॉटन हो गई, जूट हो गई, इंडिगो हो गई, कॉफ़ी हो गई, टी हो गई, ये सारी क्रॉप उगाओ। तो ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया कि ये फूड क्रॉप है, ये नहीं उगेगी। वीट, पल्सेस एक्सेट्रा ये सब बंद करो उगाना, तुम आज से कमर्शलाइज करोगे इंडस्ट्री एग्रीकल्चर का, तुम पैसों में बेचोगे इन सबको, खुद कंजम्पशन करने के लिए नहीं उगानी, सिर्फ एग्रीकल्चर सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं करोगे, कैश क्रॉप के लिए करोगे। ठीक है, ये ले आया ब्रिटिशर्स। अब थर्ड प्रॉब्लम आती है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। एक पता है रीज़न ये भी था, कैश क्रॉप ना
लैंड को ना बहुत ज़्यादा डैमेज करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिगो की खेती ना, नील की खेती बहुत ज़्यादा डैमेज करती थी, हार्मफुल थी। किसके लिए? सॉइल के लिए। फर्टिलिटी सारी ख़त्म हो जाती थी सॉइल की। तो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी में आप ये भी एक पॉइंट इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। लैंड इज़ लेस प्रोडक्टिव ड्यू टू, एक रीज़न आप ये लिख देना। सेकेंड लिख देना, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी भाई बहुत ही बेकार थी। अभी तब भी इंडियंस डिपेंड हो रहे थे अपने ऊपर। मतलब कोई ट्रैक्टर वगैरह नहीं था, सारा काम हाथ वगैरह से हो रहा था। कोई इतनी इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, कोई फर्टिलाइज़र्स नहीं थे, इंसेक्टिसाइड नहीं थे, पेस्टिसाइड नहीं थे, कुछ भी नहीं था। इरिगेशन के लिए तब भी वो लोग मानसून पर डिपेंड थे, रेन पे डिपेंड थे। तो ये सारी चीज़ें मिलकर हमारी जो एग्रीकल्चर है उसको डिक्लाइन में ला रही थी। एक रीज़न तो ये सब हो गया, कैश क्रॉप वगैरह उगवा रहे थे। ऊपर से ब्रिटिशर्स कुछ कर भी नहीं रहे थे। ब्रिटिशर्स हमारी एग्रीकल्चर में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, और ना ही कल्टीवेटर्स कर रहे थे। कल्टीवेटर्स कौन? जो उगा रही हैं सारी चीज़ें। उनके पास कोई मीन्स भी नहीं था ये सब करने के लिए, और उन्हें कोई आइडिया भी नहीं था कि ये कैसे होगा, कि हम इन्वेस्टमेंट करें एग्रीकल्चर में तो क्या इन्वेस्टमेंट करें, क्या करने से ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फोर्थ पॉइंट आएगा हमारा स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्कैरसिटी थी, कमी थी किसकी? इन्वेस्टमेंट की। अभी हमने पढ़ा ना कि कल्टीवेटर इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे एग्रीकल्चर में। वैसे ही जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट कौन सी? ब्रिटिश गवर्नमेंट, कोई इन्वेस्ट नहीं कर रही थी। हमारी जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है उसको स्कैरसिटी फेस करनी पड़ रही थी इन्वेस्टमेंट की। कोई टेरेस फार्मिंग वगैरह का कोई आइडिया नहीं था, कोई फ्लड कंट्रोल वगैरह कुछ नहीं करना, ना ड्रेनेज का कोई सिस्टम बनाना। अगर खेत में ज़्यादा पानी आ गया है, भर गया है, तो भरा रहने दो, उसके लिए कोई भी उपाय नहीं था, कोई सल्यूशन नहीं था, ना गवर्नमेंट के पास ना कल्टीवेटर्स के पास। कोई भी स्टेप नहीं कर रही थी गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब इसी के साथ हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्सप्लॉयटेशन वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम देखेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैसे एक्सप्लॉइट करा ब्रिटिशर्स ने। तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने करा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। कैसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करा। सबसे पहले तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। इतने सिस्टमेटिक वे से डिस्ट्रॉय करा कि वो अभी तक रिवाइव नहीं हो पाई है। अभी भी हमारी जो इंडिया में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो अभी भी डिक्लाइन पर ही है। पहले कितनी अच्छी थी, एकदम ऊपर 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 जा रही थी, पूरी दुनिया में डिमांड थी हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की। पर अभी भी उनका, ब्रिटिशर्स का कई इम्पैक्ट है आज तक जो हम रिवाइव नहीं कर पाए हैं। इंडिया अभी भी रिवाइव नहीं कर पाई है, अपनी फुल स्ट्रेंथ पे नहीं आ पाई है। उन्हीं में से एक एग्जांपल हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में भी है। तो ब्रिटिशर्स की सिस्टमेटिक वे क्या थी? वो ले जाते थे रॉ मटेरियल इंडिया से। कैसे रेट पे? चीपर रेट पे, सस्ते रॉ मटेरियल ले जाते थे उधर, और ब्रिटेन में मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ को वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाते थे। और जो रॉ मटेरियल से जो फाइनल गुड्स बन के आते थे ना, वो इंडिया में बेचते थे हायर प्राइस पे। सेल्फ फिनिश प्रोडक्ट्स जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज से आते थे, इंडियन मार्केट में बेचते थे हायर प्राइस में। जैसे 2 रुपये की कॉटन ले गए वो 2 रुपीज़ kg, अब वो टी शर्ट ला रहे हैं, पैंट ला रहे हैं, शर्ट ला रहे हैं जिनकी कीमत 50 रुपीज़ है। ठीक है, ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनको कितना प्रॉफिट मिलता होगा। ठीक है, अब सेकेंड है डिस्क्रिमिनेटरी टेरिफ पॉलिसीज़। टेरिफ पॉलिसीज़ मतलब जो टैक्सेस होते हैं ना आने जाने पर, ट्रेड के टैक्सेस वगैरह होते हैं, तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था। कैसा भेदभाव? जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया को अपना बेस्ट रिसोर्स मानते थे। सोर्स मानते थे किसका? रॉ मटेरियल का। और एक बेस्ट मार्केट भी था। अब इतनी सारी पॉपुलेशन है तो बेस्ट मार्केट तो था ही इंडिया, है ना। तो उसका जो रिज़ल्ट था वो था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज़। टैरिफ मीन्स टैक्स पॉलिसीज़। तो अब ब्रिटिशर्स ने हमें कैसे कंसिडर किया? एक बहुत अच्छा सोर्स। किसका सोर्स? रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल हमारे पास बहुत ज़्यादा था, इंक्रीज
ठीक है। अब ब्रिटिशर्स इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाते कहाँ पर, ब्रिटेन ले जाते थे। ब्रिटेन कैसे ले जाते थे, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट करते थे। जो एक्सपोर्ट करते थे, जो ले जाते थे, वो टैरिफ फ्री होता था, उस पर किसी टैक्सेस वगैरह नहीं देने पड़ते थे। जो रॉ मटेरियल ब्रिटेन से, वो इंडिया से ब्रिटेन ले जाते थे ना। और इम्पोर्ट फ्री होता था। क्या इम्पोर्ट फ्री होता था, ब्रिटेन इंडस्ट्री से जो आ रही है ना प्रोडक्ट्स इंडिया में, वो भी एकदम फ्री में आएंगी, मतलब कोई भी टैक्सेस वगैरह नहीं लगेंगे उस पर। रॉ मटेरियल जा रही है ब्रिटेन, उस पर टैक्सेस नहीं लगेंगे। ब्रिटेन से फाइनल गुड्स आ रहे हैं इंडिया, उस पर भी टैक्सेस नहीं लगेंगे। पर अगर इंडिया से ब्रिटेन के अलावा कहीं ट्रेड हो रहा है, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बाहर, जैसे चाइना पास में था हमारे, चाइना जा रहे हैं, श्रीलंका, अगर इधर जा रही हैं तो इस पर बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस देने पड़ते थे। अब ज़्यादा टैक्सेस मतलब ज़्यादा प्राइस, ज़्यादा प्राइस कोई नहीं ख़रीदने वाला। फिर उनको जिस चीज़ की ज़्यादा प्राइस होती है आप उसको ख़रीदते नहीं हो ना, सेम वैसे ही हुआ। ज़्यादा टैक्सेस हो गए जिसकी वजह से प्राइस भी ज़्यादा करना पड़ा। अब प्राइस ज़्यादा है तो कंज्यूमर क्यों ख़रीदेगा उस चीज़ को, डिमांड कम हो गई। ठीक है, तो इन सब चीज़ों ने भी एक बहुत मेजर रोल प्ले किया हमारी डिक्लाइन में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की। अब थर्ड पॉइंट आएगा कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स। अब जो मशीन मेड गुड्स होते थे, जो या फिर जो ब्रिटेन से जो प्रोडक्ट्स आते थे ना, वो लो कॉस्ट प्रोडक्ट होते थे। वो कंपैरेटिवली हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के सस्ते होते थे और बहुत टफ कंपटीशन दे रहे थे इंडियन प्रोडक्ट्स को, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को। मशीन मेड जो प्रोडक्ट्स होते थे वो बहुत अच्छी क्वालिटी में होते थे, और एक वाइड रेंज मिल जाती थी आपको, जल्दी भी पहुंच जाते थे, मतलब जल्दी जल्दी बन जाते थे मशीन से। बट हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हाथ से बना रहे हो तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, और हाथ से बनाई हुई चीज़ एक्सपेंसिव होगी, मशीन से बनाई हुई चीज़ लो कॉस्ट में मिल जाती थी। तो इस वजह से मशीन मेड गुड्स को ज़्यादा ख़रीदते थे लोग। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इधर भी डिक्लाइन हो रही थी। ओके, अब फोर्थ, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जीडीपी की फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हमारी जो इंडस्ट्रीज़ थी वो बहुत ज़्यादा नीचे जा रही थी। ब्रिटिशर्स तो चाहते ये थे कि डाउनग्रेड हो, नीचे नीचे जाती रहे, तो अब वो इनमें क्यों इन्वेस्ट करेंगे। अब इनमें इन्वेस्ट नहीं होता था, इंडस्ट्रीज़ गिर रही थी तो हमारी जीडीपी भी गिर रही थी, देश में गरीबी भी आ रही थी, पॉवर्टी बढ़ रही थी क्योंकि जीडीपी घट रही थी। ठीक है, अब एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या थे। अब हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे थे, मतलब एग्रीकल्चर के पास सेकंड मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बंद हो रही है, ब्रिटिशर्स इसे ख़त्म कर रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है उसकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी और गरीबी और बढ़ गई देश में। इम्पोर्ट बढ़ गया किस चीज़ का, फिनिश गुड्स का। जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री गिरी तो बहुत ज़्यादा हाई रैपिडली इंक्रीज़ हुआ फिनिश गुड्स का इम्पोर्ट। ओके, सो फोर्थ पॉइंट आएगा लैक ऑफ कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स किसे कहते हैं, जो एक प्रोडक्ट को बनाने में यूज़ हो रहे हैं ना, उन्हें हम बोलेंगे कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स हो गई बड़ी बड़ी मशीन्स, टूल्स। तो ये सारी चीज़ें इंडिया में नहीं थी, हम लोग इतने एडवांस नहीं थे, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो हम कैपिटल गुड्स को बना पाए। तो ये भी एक रीज़न था जिससे हमारी इंडस्ट्री डिक्लाइन हुई। हमको हर एक चीज़ पे ब्रिटिशर्स पे डिपेंड रहना पड़ा और ब्रिटिशर्स ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर मतलब पब्लिक सेक्टर कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, और इंडिया में उस टाइम कौन सी गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या ही हेल्प करेगी इंडिया की पब्लिक सेक्टर को फ्लरिश करने में। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। तो अब फॉरेन सेक्टर के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट ऑफ पार्टीशन। अब पार्टीशन का क्या इफ़ेक्ट रहा है इंडियन इकनॉमी पे, ये देखते हैं। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल था उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई, किसकी वजह से, पार्टीशन की वजह से। ये एक बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम बन गया था। फॉर एग्ज़ाम्पल जो जूट मिल्स है कोलकाता की, वो आधी चली गई किसके पास, बांग्लादेश के पास, जो उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान था। और जो टेक्सटाइल मिल्स थी मुंबई और अहमदाबाद जैसी,
वो चली गई पाकिस्तान के बाद। उस टाइम वो वेस्ट पाकिस्तान था। ऐसे ही कई इंडस्ट्रीज़ हमारी डिक्लाइन में चली गई, हमारे पास शॉर्टेज हो गई रॉ मटेरियल की, क्योंकि आधा पार्ट हमारे आधे रॉ मटेरियल जो एक बहुत बड़ा सोर्स थे रॉ मटेरियल के, वो पार्टीशन में डिवाइड हो गई। ठीक है, अब फूड प्रॉब्लम्स भी आई। जो वेस्ट पंजाब थे, जो सिंध घाटी थी, वो चली गई पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान में लाहौर वगैरह जो थे ना, वो एक बहुत अच्छा सोर्स थे हमारे फूड मटेरियल का। एक वो लार्ज क्वांटिटी में हमें फूड सप्लाई कर रहे थे, पर वो भी एरियाज चले गए पाकिस्तान के पास। और थर्ड पॉइंट आएगा इसमें, पार्टीशन ने हमारा जो साइज़ था, मार्केट का जो साइज़ था, वो बांट दिया, छोटा कर दिया वो साइज़, जिसकी वजह से भी डिक्लाइन हुआ किस में, इंडस्ट्रीज़ में। अब इसके बाद हम आगे चल के पढ़ते हैं फॉरेन सेक्टर के बारे में। तो फॉरेन सेक्टर कैसा था पार्टीशन के टाइम पे, पार्टीशन से पहले ब्रिटिशर्स के टाइम पे। ब्रिटिशर्स ने इसे भी एक्सप्लॉइट करने से नहीं टोका। हाँ जी, ब्रिटिशर्स ने हर चीज़ को हमारी इक्वली एक्सप्लॉइट करा है। तो ब्रिटिशर्स ने हमें बना दिया एक प्राइमरी गुड्स का रिसोर्स और इम्पोर्ट करने के लिए एक फिनिश गुड। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन की वजह से इंडिया सिर्फ एक्सपोर्ट करता रहा प्राइमरी रॉ मटेरियल। किसको? ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स को, उनको अपना फ़ायदा देखना था, तो उन्होंने सिर्फ हमें एक रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना के रख दिया, और अपने जो फिनिश्ड गुड्स थे, मशीन मेड गुड्स थे, उनको हमारे यहाँ आके एज अ ह्यूज मार्केट हमारा फ़ायदा उठाकर बेचते रहे। सेकेंड पॉइंट, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रैवल। अब ब्रिटिशर्स के हाथ में ही था कि इंडिया किसके साथ कितना ट्रेड करेगी। तो 50% जो ट्रेड था हमारा, वो इंडिया ट्रेड करती थी ब्रिटिशर्स के साथ। मतलब 50% ऑफ इंडियन ट्रेड ब्रिटिशर्स के पास जाता था। 50% जो ट्रेड था वो ब्रिटिशर्स के पास था, और बाकी छोटी छोटी कंट्रीज़ जैसे कि चाइना हो गई, रशिया हो गई, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ इंडिया रेस्ट ऑफ 50% करती थी। तो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थे इंडिया पे कि तुम इसके साथ ट्रेड करोगी नहीं करोगी। और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिक्लाइन करने के लिए जो जो रीतियाँ अपनाई गई, इतनी अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ लाई गई, वो भी इसमें पूरा योगदान देती है। फॉरेन सेक्टर के अंदर आप वो भी लिख कर आ सकते हो। और ये ब्रिटिशर्स के ट्रेड को इजी बनाने के लिए, इंडिया और ब्रिटिशर्स का ट्रेड इजीली हो जाए, ब्रिटेन और इंडिया के बीच में जो ट्रेड इजीली एक्सेस हो जाए, उसके लिए इन्होंने एक ओपनिंग करी स्वेज कैनाल की 1869 में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 1869 में इन्होंने स्वेज कैनाल ओपन करी, जो डायरेक्ट शिप रूट था इंडिया और ब्रिटेन का। तो इसकी वजह से अच्छे से और ज़्यादा बड़ा ट्रेड किसके बीच, इंडिया और ब्रिटिशर्स के बीच। मतलब ज़्यादा ट्रेड, ज़्यादा ब्रिटिशर्स को फ़ायदा और इंडिया का उतना ही नुकसान। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो थर्ड टॉपिक हमारा आएगा, हमारा आएगा ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अब इंडियन वेल्थ बहुत ज़्यादा ड्रेन में थी। ड्रेन मतलब बह रही थी, बहुत ज़्यादा नीचे जा रही थी, लो ग्रेड हो रही थी, क्योंकि इंडिया की एक आइडेंटिटी ही हट गई थी। जहाँ कहाँ इंडिया प्रॉस्पेरस इकनॉमी के लिए जाना जाता था, सोने की चिड़िया बोला जाता था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत बढ़िया थी इंडिया की, और कहाँ वो सिर्फ एक्सपोर्टर बन के रह गया था रॉ मटेरियल का, और इम्पोर्टर था फिनिश गुड का। फिनिश गुड्स भी हर किसी के नहीं, ब्रिटिशर्स की 50%। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक हम आएगा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, जो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इस वीडियो की। जब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।